सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को जो बेल मिली है, क्या उसे उनकी बेगुनाही का सर्टिफिकेट मानना सही होगा? 17 महीने में लगातार 7 जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रेगुलर बेल को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जो अलग अलग जांच चल रही है, उन दोनों ही मामलों में सिसोदिया तब तक जेल से बाहर रह सकते हैं जब तक इन मामलों में अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। मनीष सिसोदिया की बेल को आम आदमी पार्टी उनकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट बता रही है और इसका कारण यह है कि दिल्ली में जिस शराब नीति को लेकर घोटाले के आरोप लगाए जाते हैं, वो शराब नीति उस समय बनी थी जब मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। और अब से थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके माता पिता से अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। संजय सिंह उनके साथ हैं। संजय सिंह भी जब जेल से छूटे थे तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर ही गए थे और उन्होंने सुनीता केजरीवाल का आशीर्वाद लिया था। और मनीष सिसोदिया भी सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर गए हैं, सुनीता केजरीवाल से मिले हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल के माता पिता से उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से वो मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जिस चीज के लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी वो ये है कि उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे तरीकों से ये कोशिश हुई कि ये पार्टी टूट जाए, उनकी एकता टूट जाए। लेकिन जो तारीफ करने वाली बात है आम आदमी पार्टी की, वो ये है कि उनकी एकता बरकरार रही। चाहे मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे, अब अरविंद केजरीवाल जेल में है, संजय सिंह जेल में है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इन नेताओं के बीच में अब संजय सिंह बाहर आ गए हैं। संजय सिंह भी पहले जेल गए थे, अब बाहर हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इनमें आपस में कोई मतभेद नहीं हुआ, आपस में कोई गलतफहमी नहीं हुई और आज भी ये सारे के सारे नेता एकदम एकजुट होकर एक दूसरे के परिवार के साथ खड़े हैं और लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि ये अब भी एकजुट हैं और अब भी उतने ही मजबूत हैं। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले को निराधार बताते हुए सिसोदिया की जमानत को मंजूर किया है, जबकि ये एक गलत खबर है। सच्चाई यह है कि मनीष सिसोदिया को यह जमानत उनके ट्रायल में हुई देरी के कारण मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों दी? देखिए, अदालत ने कहा कि किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और क्योंकि इस मामले के ट्रायल में बार बार देरी हो रही है, इसलिए इसके कारण मनीष सिसोदिया को कुछ और दिन जेल में रखना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। इसका मतलब एक तो यह लगा लीजिए कि हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल सुरक्षित है। आज भी हमारा देश संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, संविधान को नष्ट नहीं किया गया है, संविधान वैसा का वैसा ही है। और आज उसी संविधान की वजह से विपक्ष के नेता जेल से बाहर भी आ रहे हैं। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है, यानी ये सिसोदिया का कानूनी अधिकार है कि उन्हें जमानत मिले और इस कारण से मनीष सिसोदिया को जमानत देना न्यायोचित होगा। और अदालत ने यह भी कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर आने के बाद देश छोड़कर भाग सकते हैं या वो इस मामले में सबूतों से अब छेड़छाड़ करेंगे। इसलिए अदालत ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी और इसी के साथ उन पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। शर्तें क्या हैं? मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराना होगा, हफ्ते में 2 दिन पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी और तीसरी शर्त यह कि वो सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर उन्होंने किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। फरवरी 2023 में जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी,
उस समय सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन सरकार चलाने की सारी ताकत असल में मनीष सिसोदिया के पास ही थी। और उस समय मनीष सिसोदिया के पास कुल 18 मंत्रालय थे और अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय ऐसा रखा नहीं हुआ था। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि आज जब सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं तो उन्हें सरकार चलाने की जिम्मेदारी फिर से मिल सकती है। हालांकि यह भी इतना आसान नहीं होगा। इस समय दिल्ली सरकार के कई प्रमुख मंत्रालय आतिशी और सौरभ भारद्वाज के पास हैं और अगर सिसोदिया फिर से मंत्री बनते हैं तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज में से किसी एक को मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल का भी पार्टी के अहम फैसलों में दखल बढ़ गया है और ऐसे में यह कहना कि सिसोदिया को सरकार में उनका पुराना रुतबा और पद और कद आसानी से मिल जाएगा, यह थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि अब स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं और मौजूदा हालात में इस बात की संभावना कम है कि अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि केजरीवाल अभी जेल में हैं, वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपना पद छोड़ा तो एक तरीके से इससे यह संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने मान लिया है कि वो दोषी हैं और उन्हें अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या 145 करोड़ के देश भारत के लिए सिर्फ 5 ओलंपिक मेडल्स काफी हैं। हम खुश हो रहे हैं 5 ओलंपिक मेडल जीतकर, क्या यह भारत के लिए काफी हैं? आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है जिसकी वैश्विक जनसंख्या में कुल हिस्सेदारी 18% है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दुनिया की आबादी में हमारा जो शेयर है वो 18% का है, हिस्सेदारी 18% की है। पूरी दुनिया के 18% लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने के मामले में भारत की यही हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। इस बार भारत ने ओलंपिक के 32 में से 16 खेलों में हिस्सा लेने के लिए अपने कुल 117 खिलाड़ियों को पेरिस भेजा था, लेकिन इन 16 में से एक भी खेल में भारत गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। यानी किसी भी खेल में भारत विश्व गुरु नहीं बन पाया, वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया और हम एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। जिस बहरीन की कुल आबादी 15 लाख है, बहरीन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, बहरीन की आबादी 15 लाख है, बोट्सवाना की आबादी 26 लाख है, जॉर्जिया की आबादी 37 लाख है, जमैका की 28 लाख है, सेंट लूसिया की आबादी 2 लाख है, सिर्फ 2 लाख। इन देशों ने भी इस बार के ओलंपिक खेलों में एक गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन 145 करोड़ के भारत के पास इस बार भी एक भी गोल्ड मेडल नहीं है और ये छोटे छोटे देश भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और हमसे आगे। इससे भी बड़ी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 लाख लोगों पर, औसतन हर 6 लाख लोगों पर एक मेडल जीता है। फ्रांस ने 12.5 लाख लोगों पर एक मेडल जीता, ब्रिटेन ने 13 लाख पर, अमेरिका ने हर 33 लाख पर एक मेडल, जापान ने 38 लाख और चीन ने 2 करोड़ लोगों पर एक मेडल जीता है। जबकि भारत की अगर हम औसत निकालें तो भारत ने 29 करोड़ लोगों पर एक मेडल जीता है और इनमें भी भारत के पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। यानी 29 करोड़ लोगों पर भी हम ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड नहीं। जबकि ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा मेडल होता है गोल्ड मेडल और यही कारण है कि इस बार ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में पाकिस्तान भी हमसे आगे है। 27 वर्ष के अरशद नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लगभग आप समझ लीजिए कि 93 मीटर ही इसको कह सकते हैं आप। बहुत लंबा थ्रो था। इससे पहले ओलंपिक खेलों में वर्ष 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अरशद नदीम ने तो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में भी 91.79 मीटर का थ्रो फेंका, जो पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा था और फाइनल में उन्होंने लगातार 2 बार 90 मीटर के असंभव से आंकड़े को छुआ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। असल में नीरज चोपड़ा की सारी उम्मीदें तभी समाप्त हो गई होंगी मानसिक तौर पर जब नदीम ने 90 के आंकड़े को पार कर लिया, जब उन्होंने 92 मीटर का थ्रो फेंका। उसके बाद बड़े से बड़े खिलाड़ी का भी
ऐसा लगता है कि उन्होंने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली होगी, क्योंकि यह असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6-6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया, जबकि अरशद नदीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 90 मीटर को पार किया और गोल्ड मेडल जीतकर वो पाकिस्तान को ओलंपिक खेलों की पद तालिका में भारत से काफी आगे ले गए। अरशद नदीम के बाद नीरज चोपड़ा ने कोशिश तो बहुत की और उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो फेंका और वो सिल्वर मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर रहे। वो भी 90 के आंकड़े को छू नहीं पाए, बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन छू नहीं पाए। जबकि पिछले ओलंपिक खेलों में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। इससे भी बड़ी बात यह है कि वर्ष 2016 में साउथ एशियन गेम्स से लेकर वर्ष 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स तक नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच कुल 9 बार सीधा मुकाबला हुआ और इन सभी मुकाबलों में हर बार नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से हर बार आगे रहे। लेकिन जिस दिन सबसे बड़ा मौका था, जिस दिन सबसे बड़ा मुकाबला था, जिस दिन सबसे बड़ा मैच था, पूरी दुनिया देख रही थी, उस दिन वो अरशद नदीम को बीट नहीं कर पाए। पिछले ओलंपिक खेलों में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तब अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए थे और 5वें नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार यह कहानी पूरी तरह पलट गई और अरशद नदीम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अरशद नदीम पाकिस्तान के वो एथलीट हैं जिन्हें उन्हीं के देश ने बार बार नीचे खींचा है, पीछे खींचा है। उन्हें यह कहा गया कि वो गोल्ड मेडल का सपना देखना छोड़ दें और कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने गांव में ही रहें और जेवलिन थ्रो के खेल से दूर रहें। लेकिन वही अरशद नदीम सारी परिस्थितियों को हराकर ओलंपिक खेल में सोने की तरह ऐसे चमके कि आज पूरी दुनिया उन्हीं के बारे में बात कर रही है। इसलिए आज आपको अरशद नदीम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे देश के जो युवा हैं खास तौर पर, उन्हें अरशद नदीम से आज प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत ने इस बार ओलंपिक खेलों में 117 खिलाड़ी भेजे थे और पाकिस्तान ने सिर्फ 7 खिलाड़ी भेजे थे। इसके अलावा भारत ने अपने इन 117 खिलाड़ियों पर 470 करोड़ रुपए खर्च किए थे उनकी तैयारी पर, जबकि पाकिस्तान के खेल मंत्रालय का पूरा बजट ही सिर्फ 57 करोड़ रुपए है। जब भारत सरकार ने अपने हर ओलंपिक खिलाड़ी पर औसतन 4 करोड़ रुपए खर्च किए, तब पाकिस्तान ने अपने 7 खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों की तैयारी कराने के लिए 3 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए, उन्हें 3 करोड़ भी नहीं दिए। इससे भी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को 5 से 10 लाख रुपए ही मिलते हैं, जबकि भारत में 75 लाख रुपए मिलते हैं और अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। हालांकि अब पाकिस्तान की सिंध सरकार ने कहा है कि वो अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का इनाम देगी। संसद से आई एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहते हैं आखिर में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आपको एक ही फ्रेम में मिलेंगे। और ये जो बैठक है ये चाय पर बैठक हुई है और इसमें केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विपक्षी दलों के नेता भी हैं और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। और यह बैठक जो हो रही थी ये संसद सत्र के समापन के बाद हुई, जिसमें सरकार का पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। और जब चुनाव के नतीजे आए थे तब हमने आपको कहा था कि अब इसके बाद आपको प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की बहुत सारी तस्वीरें एक साथ मिलेंगी। दोनों एक साथ कई बार आपको एक ही फ्रेम में नजर आएंगे और यह अंतर है इस बार की गठबंधन सरकार का, इस बार जो नतीजे आए हैं उसका। और जब देश में मजबूत विपक्ष हो जाता है तब ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए यह भारत की राजनीति में एक नया मोड़ है, भारत की राजनीति में एक नई तस्वीर है, जिसमें राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी एक फ्रेम में आपको दिख रहे हैं चाय पीते हुए।